दोस्तों, इंडिया भी एक कमाल का कंट्री है जहाँ एक तरफ एक प्राइम मिनिस्टर 16 साल सत्ता में रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि बस 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। यहाँ तक इंडिया में ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ 3 सालों में 5 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। तो फिर आज के इस कमाल के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिपेंडेंस के बाद देश में कौन कौन प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से। जब भारत आजाद हो रहा था तब प्रधानमंत्री पद के लिए काफी सारे दावेदार थे, जैसे कि नेता थे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्ना, इवन महात्मा गांधी हिमसेल्फ। लेकिन नेहरू जी ही प्रधानमंत्री क्यों बने? क्योंकि जिन्ना को अलग से मुस्लिम कंट्री चाहिए था, तो वो पहले से इस रेस से बाहर हो चुके थे। नेता थे सुभाष चंद्र बोस 1945 में एक प्लेन क्रैश में पहले ही मिसिंग हो चुके थे। महात्मा गांधी पहले से ही काफी ओल्ड हो चुके थे, इसीलिए वे पहले से ही किसी युवा को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। अब जब पीएम पद के लिए कांग्रेस के अंदर इंटरनल इलेक्शन हुआ, 15 में से 12 लीडर ने सरदार वल्लभ जी का नाम सामने रखा, लेकिन सिर्फ अकेले महात्मा गांधी जी के सपोर्ट के बलबूते पे जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाया गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी काफी एज हो चुका था। महात्मा गांधी जी को चाहिए था कोई यंग एंड मॉडर्न लीडर जो कि अगले 10 सालों के लिए सत्ता को संभाल सके। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद हट के जवाहरलाल नेहरू को पहली बार भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया। 15 अगस्त 1947 को वे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तब से लेके वे बैक टू बैक 4 बार भारत के प्रधानमंत्री बने रहे, और इसी के साथ 16 ईयर 286 डेज लगातार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद वे अब तक लॉन्गेस्ट रूल करने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्यकाल तब खत्म हुआ जब 27 में 1964 को उन्हें हार्ट डिजीज के चलते इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। उनके जाने के बाद गुलजारीलाल नंदा, जो कि उस वक्त के गृह मंत्री भी थे, उन्होंने 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर का भार संभाला, 27 में 1964 से 9 जून 1964। और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल अब तक खत्म नहीं हुआ था, तो फिर कांग्रेस पार्टी से ही एक नए प्राइम मिनिस्टर को चुनना था। उस समय इस पद के प्रबल दावेदार थे मोरारजी देसाई, लेकिन हायर अथॉरिटी उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे काफी एक रूखे मिजाज के थे और अपने खुद के डिसीजन वे खुद ही लेते थे, जिस वजह से पार्टी में सभी मेंबरों का सहमति उन्हें नहीं मिल रहा था। आखिर में कर डिस्कशन के बाद लाल बहादुर शास्त्री को 9 जून 1964 को भारत का सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन अनलकीली शास्त्री जी अपना कार्यकाल पूरा समाप्त नहीं कर पाए। दरअसल प्राइम मिनिस्टर बनने के 19 महीने बाद उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौते के लिए पाकिस्तान के तस्केंत जाना था, जहाँ पे रशिया ने समझौते के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों को बुलाया था। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पे पहुँचने के बाद समझौते के तहत एग्रीमेंट भी साइन किया, लेकिन उसी रात होटल रूम के अंदर हार्ट डिजीज के चलते उनका अचानक से देहांत हो गया। दूसरे मुल्क में शास्त्री जी का यूँ अचानक से देहांत हो जाना सभी भारतीयों को हैरान कर देता है। 11 जनवरी 1966 उनके डेथ के बाद गुलजारीलाल नंदा फिर से 13 दिन के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर का भार संभालते हैं। अब फिर से कांग्रेस पार्टी में से नए प्राइम मिनिस्टर को चुनना था। इस बार भी मोरारजी देसाई प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी मेंबरों ने खास करके के कामराज जी, जो कि उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे और जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर चुना था पहले, उन्होंने ही कम उम्र होने के बावजूद इंदिरा गांधी जी को 24 जनवरी 1966 को भारत के 3rd प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुना। इसी के साथ इंदिरा गांधी भारत का पहला फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इंदिरा गांधी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को संभालती थी। अब मोरारजी देसाई, जो कि इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने से काफी ज्यादा नाराज थे, वे कांग्रेस पार्टी के फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभालते थे। पहले कुछ साल तो इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया की तरह ऊपर से जो ऑर्डर आते थे वही फॉलो करती थी, लेकिन जब 1967 के इलेक्शन में दोबारा से इंदिरा गांधी जीतती है, तब वो एज ए इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर काफी करे डिसीजन लेती है। जैसे उन्होंने 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करते हुए गवर्नमेंट बैंक के अंदर ले लिया, ताकि बैंकिंग सिस्टम का फैसिलिटी देश के गरीबों तक पहुंचे, जिसमें कि कनारा बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक जैसे 14 प्राइवेट बैंक शामिल थे। और ये डिसीजन उन्होंने तब के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई से भी डिस्कशन करे बिना ले लिया। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ही कांग्रेस 2 हिस्सों में बट जाता है। एक हिस्से में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, के कामराज जैसे ओल्ड कांग्रेस लीडर शामिल थे, जिसे कि ओल्ड कांग्रेस बोला जाता था, और दूसरे साइड में रूलिंग पार्टी के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और युवा नेताओं को लेते हुए अलग एक पार्टी गठित हुआ, जिसे कि कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा बोला जाता था। इसके बाद उन्होंने एक और कड़ा डिसीजन लिया, जहाँ पे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये तय हुआ था कि इंडिया के रॉयल फैमिलियों को हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से लाखों रुपए एज भत्ता मिलेगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इस सिस्टम को भी बंद कर दिया
और इस इंसिडेंट के बाद 1971 में फिर से इलेक्शन होता है, जहाँ पे इंदिरा गांधी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। और उसके बाद उन्होंने 1971 में आज का बांग्लादेश, जो कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान कंट्री का हिस्सा था, जहाँ पे कि बंगाली और नॉन बंगाली मुस्लिमों में विवाद चल रहा था, उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपने मिलिट्री के मदद से बांग्लादेश को आजादी दिलाने में काफी मेजर रोल प्ले किया। और इसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किया। लेकिन देखते ही देखते 1971 के बाद से देश में हालात बिगड़ने लगे, जहाँ पे ऑपोजिशन धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। देश के आम नागरिक भी अपने अधिकारों के लिए देश के अलग अलग जगह में स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो रहे थे। सभी सिचुएशन तब हाथ से निकला जब राजनारायण जी, जिन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के नाम पे हाई कोर्ट में केस कर दिया इलेक्शन में धांधली करने के आरोप में, जहाँ पे ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट का डिसीजन पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के फेवर में नहीं जाता और इसी बीच देश में दोबारा से इलेक्शन होना था। लेकिन अचानक से 26 जून 1975 को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के सहमति से पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। इमरजेंसी को हम शॉर्टकट में एक तरीके का लॉकडाउन ही समझ सकते हैं, जिसे कि हर 6 महीने बाद एक्सटेंड कर दिया जाता था। और ऐसा चलते चलते 2 साल बाद यानी 1977 को इमरजेंसी को उठाया गया। और इसी दौरान कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई, सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, इन सभी ने मिलकर अपना एक अलग दल जनता पार्टी को गठित किया। यहाँ पे सभी मेंबरों का एक ही उद्देश्य था, इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने का। जहाँ पे आगे चल के इस जनता पार्टी से ही कुछ मेंबर्स आज का जो मॉडर्न बीजेपी है उसे तैयार करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। जहाँ पे अल्टीमेटली 1977 में इमरजेंसी के बाद फिर से इलेक्शन होता है और इंदिरा गांधी ये इलेक्शन हार जाती है। जहाँ पे अल्टीमेटली मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जहाँ पे एक तरफ मोरारजी देसाई का प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना पूरा होता है, वही दूसरी तरफ जनता पार्टी में भी फूट दिखाई देता है। चौधरी चरण सिंह, जो कि एक वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। और दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आरएसएस और जनता पार्टी दोनों दल के ही मेंबर थे, उन्होंने स्पेसिफिकली आरएसएस को चुनते हुए जनता पार्टी से रिजाइन कर दिया। और दूसरी तरफ देश में भी दंगे फसाद और किडनैपिंग जैसे केस दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे थे। एट लास्ट जब चौधरी चरण सिंह ने भी 64 MP के साथ अपना सपोर्ट मोरारजी देसाई से खींच लिया, तब मोरारजी देसाई ने 28 जुलाई 1979 को रिजाइन दे दिया। चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी से अलग होकर सेकुलर जनता पार्टी इस दल को गठित किया। चौधरी चरण सिंह के इस पार्टी को इंदिरा गांधी के बेटे यानी संजय गांधी का भी सपोर्ट था। अल्टीमेटली कांग्रेस भी उन्हें इनडायरेक्टली सपोर्ट कर ही रही थी। अब चौधरी चरण सिंह ही प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अपने कार्यकाल में बीच में ही कांग्रेस का सपोर्ट छोड़ देना और MP कम होने के कारण वे कभी भी लोकसभा का हिस्सा नहीं बन पाए, जिस वजह से उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के 21 दिन बाद ही फिर से नए सिरे से इलेक्शन करवाने का घोषणा किया गया। और इसी के साथ 14 जनवरी 1980 को इलेक्शन का रिजल्ट आया और इंदिरा गांधी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी, जिस वजह से टेक्निकली इंदिरा गांधी बैक टू बैक 3 बार और इन टोटल 4 बार भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के 5-6 महीने बाद ही उनके बेटे संजय गांधी का एक प्लेन एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और वो अपना पॉलिटिकल सपोर्ट पूरी तरीके से खो देती है, जिस कारण से उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी राजीव गांधी, जो कि विदेश में पायलट थे और उनका पॉलिटिक्स से दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं था, उन्हें इंडिया बुला के पॉलिटिक्स ज्वाइन करवाया। अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह ही कांग्रेस का राज था, लेकिन पंजाब एक ऐसा लौता स्टेट था जहाँ पे कुछ सिख खालिस्तानी अपने अलग देश यानी खालिस्तान देश के लिए विरोध कर रहे थे, जिस वजह से वहाँ पे दंगे फसाद इंक्रीज हो रहे थे। और इंदिरा गांधी के निर्देश से वहाँ पे दंगे करने वाले सिख नेता भिंद्रनवाले को अकाल तख्त, जो कि सिख धर्मियों का एक धार्मिक स्थल था, वहाँ पे मिलिट्रियों के द्वारा मार दिया गया। इस घटना को मिलिट्रियों के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार बुलाया जाता है, जिस वजह से अकाल तख्त भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। और इस इंसिडेंट के रिवेंज के तौर पे इंदिरा गांधी को उनके 2 बॉडीगार्ड, जो कि सिख ही थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को मार दिया। उन दोनों बॉडीगार्ड का नाम है सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इंदिरा गांधी के जाने के बाद करीब 2 सालों तक देश में सिख विरोधी आंदोलन चलता रहा और इसी बीच 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी जी को पार्टी के तरफ से एज ए प्राइम मिनिस्टर चुना गया। और इससे कुछ महीने बाद ही दोबारा से इलेक्शन का डेट आ रहा था। अब फिर से 31 दिसंबर 1984 को इलेक्शन का रिजल्ट आया और राजीव गांधी भारी बहुमत के साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। दूसरी तरफ 1984 के इलेक्शन से ही लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीजेपी पार्टी का नींव रख दिया।
दिया था। राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से देश में टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी ज्यादा डेवलप हुआ। जैसे उन्होंने MTNL यानी आज का जो BSNL है उसके सर्विस को तब चालू किया था। इसके अलावा श्रीलंका में 1987 में श्रीलंकाई गवर्नमेंट और आतंकवादी संस्था LTTE के बीच में उन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश किया था। लेकिन उनके समय ही भोपाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिस ट्रेजेडी की वजह से भोपाल में 4000 से भी ज्यादा लोगों का डेथ हो गया था, और उसके बाद बोफोर्स गन स्कैंडल भी सामने आया था। दरअसल बोफोर्स एक पावरफुल मशीनरी गन होता है जिससे कि हम कई किलोमीटर तक निशाना साध सकते हैं, और स्वीडन के साथ इंडिया का यह डील साइन हुआ था 1500 करोड़ रुपए में। लेकिन VP सिंह के डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद ये सामने आया कि कांग्रेस के अलग अलग मिनिस्टर्स इवन राजीव गांधी ने भी करोड़ों रुपए का घोटाला किया है इस डील में। इस इंसिडेंट के बाद 1987 में VP सिंह ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया और करीब 2 सालों तक देश में घूम घूम के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी किया। एज अ रिजल्ट उन्होंने अपना एक अलग पार्टी जनता दल को क्रिएट किया, और इसके बाद जब 1989 को अगला इलेक्शन हुआ तब जनता दल, BJP और कुछ छोटे छोटे पार्टी ने मिलके 1989 के इलेक्शन को कांग्रेस से छीनते हुए अपने नाम कर लिया। इस नए गठबंधन के सरकार में VP सिंह ही प्रधानमंत्री बने, और इसी के साथ विश्वनाथन प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन वो ऑफिशियली कुछ महीनों के लिए ही प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जो कि एक एक्स कांग्रेस मिनिस्टर थे जिन्होंने VP सिंह के साथ मिलकर जनता दल को क्रिएट किया था, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, और अपने इसे लालच के वजह से उन्होंने कांग्रेस के सपोर्ट और अपने 64 MP को जनता दल से निकालते हुए अपना एक अलग दल समाजवादी पार्टी को गठित करते हैं, और उसके बाद 10 नवंबर 1990 को PM बन जाते हैं। लेकिन बीच में ही क्रिएटिविटी दिखाते हुए कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अपना सपोर्ट खींच लेती है, क्योंकि उस समय दूसरा कोई बिग पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी सपोर्ट के साथ नहीं था, और इसके 1 महीने बाद फिर से चुनाव होना था। लेकिन श्रीलंकाई LTT आतंकवादी दल, जिनको कि ये डर था कि अगर राजीव गांधी सत्ता में आ जाते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकता है, और बस इसी वजह से 21 में 1991 को LTT आतंकवादी दलों ने एक पॉलिटिकल रैली में राजीव गांधी जी का हत्या कर दिया, जिस वजह से देश में इलेक्शन कुछ महीने स्थगित हो जाता है। लेकिन जब फिर से जून में इलेक्शन होता है तब कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन को जीत जाती है, और PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में BJP जीत तो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया, और इसी बीच देश में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, जिस वजह से अलग अलग जगह में बम ब्लास्ट देखने को मिल रहा था। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी काफी विवाद चल रहा था। इसी बीच BJP के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को भी मनी स्कैम के चलते अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी BJP के मेन लीडर बन चुके थे। इसके अलावा देश में कश्मीर के हालात भी और बिगड़ते जा रहे थे। इसके अलावा भी कांग्रेस के मिनिस्ट्री में अलग अलग कांग्रेस के मिनिस्टर, इवन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव पे भी काफी सारे स्कैम के आरोप लग रहे थे। हालांकि कुछ प्रूफ तो नहीं हो पाए, और इन सब के बाद जब देश में 5 साल बाद फिर से चुनाव होता है तब कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं रहता है कि वो इंडिविजुअली अपने सरकार को गठित कर पाए। लेकिन क्योंकि BJP सबसे ज्यादा सीट लाने में सफल होता है, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन के लिए मौका दिया जाता है कि वे दूसरे पार्टियों के साथ अलायंस करके अपने मेजोरिटी को प्रूव करे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं जाना चाहते थे, जिस वजह से वे 16 दिन के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और क्योंकि 16 में 1996 से 1 जून 1996 तक वे 16 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने रहे, इस वजह से वे ऑफिशियली भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। जिसके बाद कांग्रेस अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर अपना एक अलग दल जनता दल फ्रंट को गठित करती है, और इसके बाद 1 जून 1996 को HD देवेगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद ही कांग्रेस फिर से अपना सपोर्ट खींच लेती है, जिस वजह से HD देवेगौड़ा जी को रिजाइन देना पड़ता है। जिसके बाद उसी पार्टी में से और एक मिनिस्टर इंद्र कुमार गुर्जर को कुछ महीनों बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन करीब 8-9 महीने बाद ही कांग्रेस फिर से अपना सपोर्ट खींच लेता है, जिस वजह से इंद्र कुमार गुर्जर जी को भी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है। अब अगर 1998 में फिर से चुनाव होता है तो फिर टेक्निकली 1996 से 1998 इन 3 सालों में देश में 5 बार प्रधानमंत्री को बदला जाता है। इट इज ए क्रेजी थिंग। अब जब 19 मार्च 1998 को इलेक्शन का रिजल्ट आता है, अटल बिहारी वाजपेयी यानी BJP और NDA का जो अलायंस है वो जीत जाता है, और इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी भी अब तक पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुकी थी। उसी साल 1998 को सोनिया गांधी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाती है।
उसी साल ही जयललिता जी ने अपने पार्टी AIAMDK के 18 MP के साथ अपना सपोर्ट बीजेपी से खींच लेती है कांग्रेस के साथ अलायंस में जाने के लिए। और इस डिसीजन में उनको सपोर्ट किया था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी, जिस वजह से उस समय देश में सरकार गिर जाता है। अब फिर से 1999 में एक बार चुनाव करवाना था, लेकिन 1999 में जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब इंडिया और पाकिस्तान में कारगिल युद्ध शुरू हो गया था और वाजपेयी जी के नेतृत्व में इंडिया ये ओवर जीत जाता है। अब इलेक्शन के बाद 13 अक्टूबर 1999 को जब चुनाव का रिजल्ट आया, बीजेपी अपने अलायंस के बलबूते पे ये इलेक्शन जीत चुका था और इसी के साथ 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी जी को फिर से देश का प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मदद से धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्ग बन रही थी। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल 2004 में जब खत्म हुआ, उसके बाद देश में फिर से चुनाव होता है। 2004 में ही राहुल गांधी ने ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, यानी वो अब एक्टिवली पॉलिटिक्स में उतर चुके थे, जहाँ पे कांग्रेस पहली बार दूसरे पार्टियों के साथ अलायंस करके UPA की सरकार गठित करती है और इसी अलायंस के बलबूते पे कांग्रेस 2004 का इलेक्शन जीत जाता है। जीतने के बाद कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, लेकिन ऑपोजिशन किसी विदेशी महिला को देश के PM के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इसीलिए 22 में 2004 को मनमोहन सिंह जी को देश का प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में और कुछ होना हो, देश का GDP 2004 से 2009 तक इन 5 सालों में काफी ऊपर गया, जिस वजह से 2009 में जब फिर से इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में भी कांग्रेस जीत जाता है। और इसी के साथ 22 में 2009 को मनमोहन सिंह जी को फिर से भारत के PM के तौर पे चुना जाता है और इसी के साथ वे भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन उनके सेकंड टर्म में 2009 से 2014 के बीच में पूरे दुनिया में ही अलग अलग देशों का GDP ग्रोथ डाउन हो जाता है, जिसका इफेक्ट उस वक्त भारत में भी देखा गया था। इसके अलावा कांग्रेस के मिनिस्टरों के कुछ स्कैम सामने आ रहे थे, जो कि मनमोहन सिंह जी के फर्स्ट टर्म में हुआ था। दूसरी तरफ बीजेपी भी नरेंद्र मोदी, जो कि 2001 से 2014 तक गुजरात के CM थे, उन्हें अपना फेस बना के काफी ज्यादा डिजिटली और प्रिंट मीडिया में प्रदर्शन कर रही थी। एज अ रिजल्ट कांग्रेस 2014 में अपने सत्ता को खो बैठता है और 2014 में जब बीजेपी अपने NDA के अलायंस के साथ जीतता है, तब 26 में 2014 को नरेंद्र मोदी जी को देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुना गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पूरी दुनिया के साथ इंडिया भी काफी ज्यादा डिजिटली ग्रोथ करता है। यहाँ पे एक चीज जो स्पेसिफिकली मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, 2017 में जियो रेवोल्यूशन, जहाँ पे 2017 में पूरे देश को फ्री में 4G सर्विस मिल रहा था, जिस वजह से इंडिया में आज भी दूसरे कंट्रियों के मुकाबले डेटा प्लान का प्राइस काफी कम है। और इसी डिजिटल एज में डिमोनेटाइजेशन और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे स्टेप उठाने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट फिर से 2019 में सत्ता में वापस आता है और इसी के साथ 30 में 2019 को नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके सत्ता में आने के कुछ महीने बाद ही 2020 में पूरे दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया 6-7 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया था और इसी बीच में पूरा इंडिया डिजिटल दुनिया की तरफ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। और इसी के साथ इन फ्यूचर 2024 की इलेक्शन में भी शायद बीजेपी गवर्नमेंट ही वापस से इलेक्ट होगी। तो ये था 1947 से 75 इयर्स तक इंडिपेंडेंस के बाद सभी 15 प्राइम मिनिस्टरों का स्टोरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।